गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और उसके बाद में कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसके अंदर हमने लास्ट में रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था और ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था वो हमने डिराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से। उसके लिए हमने क्या किया था, पहले एक बार जो रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का यूज करके हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसके अंदर जो फॉर्मूला था वो था पोटेंशियल और करंट इसमें था। तो जो हमारा ओम्स लॉ था उस फॉर्म में था, तो उसमें हमने जो किया था, जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज V is equal to MLI divided by NE square torque A. In this formula, M is the mass of electron, okay, L is the length of conductor, I is the current flowing in the conductor, and N is electron density, number of electrons situated in per unit volume, E is the charge of electron, और tau था, this tau is relaxation time and A is the area of cross section। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको पहले ओम्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास V इज इक्वल टू ये जो टर्म है M अपॉन N स्क्वायर टॉक, ये टर्म थी, इस टर्म को हमने डिनोट किया था रो से, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। M अपॉन N स्क्वायर टॉक, L अपॉन A और I ये चेंज हो सकते हैं। तो हम ये जो टर्म है V इज इक्वल टू MLI अपॉन N स्क्वायर टॉक A, इसी का यूज करते हुए आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है M अपॉन MLI डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टॉक A। जब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इस लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं इस V के नीचे, तो हमें मिलेगा V अपॉन L इज इक्वल टू MI डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टॉक A। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब V अपॉन L, दिस V अपॉन L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो इसमें हमारे पास क्या आया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। वास्तव में लेंथ नहीं, हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन कितना ट्रैवल करते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे कंडक्टर की L लेंथ को कवर करते हैं। सो जो E का फॉर्मूला हो गया दैट इज V अपॉन L, ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के अंदर ये जो I अपॉन A है, I अपॉन A को हम जानते हैं, दिस I अपॉन A इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी हम शो करते हैं J से। इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है V अपॉन L, इसको हमने क्या किया, V अपॉन L किसी के अंदर रख दिया E, ये रहा E, और M अपॉन N स्क्वायर टॉक ऐसा कैसा, और जो E अपॉन A है, इस E अपॉन A को हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हम जब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा नया फॉर्मूला था दैट इज M इज इक्वल टू E इज इक्वल टू M अपॉन N स्क्वायर टॉक मल्टीप्लाई बाय J। ठीक है, और ये जो M अपॉन N स्क्वायर टॉक है इसको हम बोलते हैं रो, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, एक ही वर्ड होता है। अगर आप वर्ड लेते हो स्पेसिफिक तो हम इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और हम वर्ड स्पेसिफिक यूज नहीं करते हैं तो ये जो वर्ड है रो, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रो की वैल्यू है, रो हमारे पास होता है M अपॉन NE स्क्वायर टॉक। ओके, तो हमने जब इस वैल्यू में पुट किया तो E इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय J। ठीक है, और इस रो को अगर हम क्या करें, इस रो को हम डिनोमिनेटर शिफ्ट कर दें, E अपॉन रो इज इक्वल टू J, और जो 1 अपॉन रो होता है, 1 अपॉन रो का मतलब ये है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास जो रो आ रहा है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इट मीन्स 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज कॉल्ड 1 अपॉन रो, और ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारे पास ये जो रिलेशन आया है E अपॉन रो, अपन ने 1 अपॉन रो क्या कर दिया, सिग्मा लिख दिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा E, और ये J ऐसा कैसा। तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आया J इज इक्वल टू
सिग्मा ई। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्यों कहा इसको। तो जो हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है, ओम्स लॉ इज कॉल्ड V इज इक्वल टू आई आर। वैसे वो V इज इक्वल टू आई होता है, फिर हम प्रूव करते हैं, सॉल्व करने के बाद आता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये जो V और I है, ये दोनों ही हमारे पास किस तरीके की होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हम जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास जो J है, इस J को हम बोल सकते हैं I अपॉन A। तो ये हमारे पास करंट फैक्टर हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास आ रहा है V अपॉन L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। और ये जो सिग्मा है, सिग्मा हमारी अगेन मटेरियल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये जो हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा E है, J अपॉन सिग्मा, इस टर्म को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और ये सिग्मा है, सिग्मा को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रो। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो कार्बन रेजिस्टेंस है ये क्या होता है। कार्बन रेजिस्टेंस का हम कहाँ यूज करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके अंदर जो हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। हमें अलग अलग सर्किट में अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सर्किट के अंदर 220 किलो ओम, तो जो 220 किलो ओम इतनी जो बड़ी वैल्यू है उसके लिए अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो जितने भी बड़े रेजिस्टेंस है या फिर स्पेसिफिक वैल्यू के रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और ये कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। ये रहा हमारे पास ये जो पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक तो साइज में बहुत छोटे होते हैं, दूसरा सस्ते भी होते हैं, और साथ ही साथ ये किसी भी फिक्स वैल्यू के बनाए जा सकते हैं। और जितना बड़ा होगा, हमारी ये साइज पे डिपेंड है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी, जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस है तो उसका साइज भी बड़ा होगा। हम जितने रेजिस्टेंस है वो सिर्फ इसी साइज के बना सकते हैं। तो ये इसकी बेनिफिट है कि बहुत छोटा होता है, स्पेसिफिक वैल्यू के बनाए जा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं ये इस शेप के होते हैं। और ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है इनके ऊपर क्या होता है, ये चार कलर बैंड बने होते हैं। जैसे ये जो रेजिस्टर है इसके अंदर क्या है, एक बैंड है हमारे पास रेड कलर, फिर दूसरा हमारे पास है ये ब्लैक कलर, ये जो थर्ड बैंड है ये हमारे पास अगेन रेड कलर, और ये जो फोर्थ कलर है ये हमारे पास है सिल्वर कलर। तो ये चारों कलर है, ये चारों कलर बैंड ही हमें ये शो करते हैं। इन चारों कलर बैंड की हेल्प से ही हम इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब रजिस्टर के ऊपर ये चार कलर ही हो, इनके ऊपर जो कलर्स हैं वो ये सारे कलर हो सकते हैं। तो इन सब कलर्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो कलर कोड है इनकी कोडिंग क्या है, किस कलर का क्या वैल्यू है, किस कलर का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर शो करता है जितने हमारे पास अगर ब्लैक कलर की अगर कोई बैंड होती है तो ब्लैक कलर वैल्यू देता है 0, और मल्टीप्लायर देता है 10⁻�0, और टॉलरेंस देता है ±20%। ये भी हम तीनों को समझेंगे कि वैल्यू का यूज कहाँ होता है, मल्टीप्लायर का यूज कहाँ होता है, और टॉलरेंस का यूज कहाँ होता है, अभी हम इन तीनों को स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन ये सारे कलर कोड, अगर कोई ब्राउन कलर का बैंड है तो वैल्यू 1 देगा, मल्टीप्लायर 10 से 1 देगा, टॉलरेंस इतनी देगा। अगर कोई ब्लू कलर है तो वैल्यू तो देगा 6, मल्टीप्लायर देगा 10⁻⁶, और टॉलरेंस होगी दैट विल बी ±0.25। इसी तरह हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं इन सब की, जितने कलर्स हैं इन कलर बैंड्स के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और साथ ही साथ उसके लिए एक स्पेसिफिक मल्टीप्लायर है और एक टॉलरेंस है। चलिए हम बात करते हैं कि इन सब का यूज करके हम क्या, जो हमारे पास रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास चार कलर बैंड होते हैं, इन चार कलर बैंड में से जो फर्स्ट दो कलर है, फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला, फर्स्ट दो कलर बैंड हमेशा उस रजिस्टर की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ये जो वैल्यू है इसको डिसाइड करता है। जो थर्ड कलर होता है, थर्ड कलर हमेशा इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर को, और जो लास्ट फोर्थ कलर है, फोर्थ कलर हमेशा डिसाइड करता है किसको, टॉलरेंस को। ठीक है, हम इसको एक बार इस एग्जांपल समझते हैं और इन सबका यूज करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट कलर हमारे पास है रेड, तो जो फर्स्ट और सेकंड कलर है वो दोनों हमको देते हैं वैल्यू जो हमारे पास कलर है उसकी वैल्यू को यूज करते हैं हम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो रेड की वैल्यू कितनी हम देखते हैं, इसके अंदर रेड की वैल्यू हमारे पास है 2, तो हमारे पास की जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी 2। ओके, सेकंड कलर हमारे पास कौन सा है, सेकंड कलर है ब्लैक की अगर हम वैल्यू को देखते हैं तो वैल्यू इज 0, तो हम क्या करेंगे, इसको साथ में ले देंगे, तो 2 के आगे हमने लिखा 0, तो वैल्यू कितनी हो गई 20। तो थर्ड कलर इज अगेन रेड। जो थर्ड कलर होता है, थर्ड कलर हमेशा मल्टीप्लायर को शो करता है, वो वैल्यू को शो नहीं करता है। इसका मतलब थर्ड कलर मेरे पास रेड है, इस बार हम रेड की वैल्यू को नहीं, इस बार हम रेड की मल्टीप्लायर को देखेंगे। तो मल्टीप्लायर इसका है 10 to power 2, तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to power 2 से। 10 to power 2 का मतलब होता है 100, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हमारे पास 3 कलर कोड का काम हो गया। तो हमारे पास जो फोर्थ कलर है दैट इज सिल्वर। तो फोर्थ कलर होता है उसका हम हमेशा टॉलरेंस यूज में लेते हैं। तो हमारे पास जो सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर की टॉलरेंस हमारे पास होती है ±10%। तो साथ ही हम इसको कर देंगे ±10%। चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, जो चारों कलर्स हैं उनका यूज कर लिया। जो फर्स्ट कलर है उसकी वैल्यू, फर्स्ट रेड है, रेड का वैल्यू ले 2, सेकंड कलर ब्लैक है उसकी वैल्यू यूज करी हमने 0, थर्ड कलर है रेड, थर्ड कलर का हम यूज करते हैं मल्टीप्लायर, तो रेड है, रेड का मल्टीप्लायर है 10 to power 2, तो हमने उसका लिख लिया 100। और फोर्थ कलर है सिल्वर, सिल्वर का हमने ले लिया 10%। तो इससे हमारे पास जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है इतने परसेंट वेरी करती है, या तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 10% या तो ज्यादा हो सकती है, 10% कम भी हो सकती है, इसलिए हम इसको यूज में लेते हैं प्लस माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास रजिस्टर है, इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी 2000, 20 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 2000 ±10%। 2000 का मतलब हो गया 2k, 1000 को हम शो करते हैं किससे, k से। इसका मतलब ये जो हमारे पास रजिस्टर है, इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी 2k विथ ±10%। इसका मतलब इस रजिस्टर की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2k से या तो 10% ज्यादा भी हो सकती है या फिर 10% कम भी हो सकती है। 10% ये जो वैल्यू है, ये टॉलरेंस क्या होती है, 10% वैल्यू वेरी करती है, कम ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हमने ये 4 कलर्स थे, इन चारों कलर्स का यूज करके हमने क्या किया, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को फाइंड किया। तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 2k, 2000 ओम, या साथ में रेजिस्टेंस यूनिट कितनी होगी, ओम। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर अगेन क्या हमारे पास 4 कलर कोड है। फर्स्ट कलर इज ब्राउन, सेकंड कलर इज ब्लैक, थर्ड कलर इज रेड, और हमारे पास जो फोर्थ कलर इज गोल्डन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इन चारों कलर्स को हमारी टेबल के अंदर देखते हैं, तो हम जानते हैं जो फर्स्ट 2 कलर है उसकी वैल्यू को यूज करना है। तो फर्स्ट कलर हमारे ब्राउन, ब्राउन का जो हमारे पास वैल्यू होती है वैल्यू इज 1, तो हमने इसका क्या किया 1 यूज में ले लिया। सेकंड के पास ब्लैक है, ब्लैक का वैल्यू यूज करेंगे, तो ब्लैक का वैल्यू होता है 0, आप टेबल में देख सकते हैं, तो वैल्यू हमने ले ली 0। ओके, फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास ये जो थर्ड है, थर्ड हमारे को शो करता है मल्टीप्लायर को, तो थर्ड कलर हमारा है रेड, तो हम जब रेड की मल्टीप्लायर वैल्यू देखेंगे, रेड जो टेबल है, टेबल के अंदर जो रेड कलर है उसका जो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लायर वाला कॉलम है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 10 to power 2। 10 to power 2 का मतलब होता है 00 से मल्टीप्लाई करना या फिर 100 से मल्टीप्लाई करना। तो हमने क्या किया, इससे वैल्यू मिली 1, इससे वैल्यू मिली 0, ये रेड से कलर वैल्यू को मल्टीप्लाई मिला अगेन 20। इसका ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1000 बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं 1k, 1 किलो ओम। और साथ ही लास्ट कलर है, लास्ट में हमारे पास है गोल्डन जो लास्ट कलर होता है, लास्ट कलर हमेशा हमको देता है टॉलरेंस को, टॉलरेंस मतलब वैल्यू ऑफ परसेंटेज दैट कैन बी वेरी। तो जो गोल्डन कलर है उसका जो टॉलरेंस होता है, उसका टॉलरेंस होता है 5%। इसका मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू 1 किलो ओम या फिर 1000 ओम ±5%, और इस 5% हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 950 से 1050 ओम के बीच में वेरी करेगी। तो इस तरह से हम जो हमारे पास 4 कलर कोड हैं, उन चारों कलर कोड का यूज करके हम उस रेजिस्टेंस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ये टॉपिक हमने 10th में ही पढ़ा था। जो हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, जब हम क्या करते हैं रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं,
तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा कंबाइन करने का सिस्टम है, उस सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है द कॉम्बिनेशन इन विच रेजिस्टर्स आर कंबाइंड सच दैट दे आर कंबाइंड इन द सीरीज। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा फर्स्ट रेजिस्टर है, हमने फर्स्ट रेजिस्टर के लास्ट एंड के साथ ही हमने क्या किया, जो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टर का फर्स्ट एंड जोड़ दिया, मतलब इस फर्स्ट का लास्ट एंड और सेकंड रेजिस्टर का फर्स्ट एंड दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। इसी तरह से हमारे पास सेकंड रेजिस्टर का लास्ट एंड है, उसके लास्ट एंड को हमने थर्ड रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से जोड़ दिया। तो इस तरह से हम सीरीज में आगे से आगे जोड़ते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से फ्लो होते हुए जो करंट डायरेक्शन ये होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टर हैं उन सब के लिए करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और साथ ही साथ इन जो सब करंट्स हैं, ये सॉरी रेजिस्टर्स, इन सब रेजिस्टर्स के अंदर जो करंट है, करंट की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज आई। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के जो हमारे अलग अलग तीन रजिस्टर हैं, इन तीनों रजिस्टर की जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट। यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगी, इसके लिए पोटेंशियल V2 है, इसके लिए पोटेंशियल वैल्यू V3 है। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम जानते हैं जो हमारे पास तीन रजिस्टर है, इनके ऊपर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, दैट इज V। तो इन सब की हेल्प से हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल जो V होगा वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3, और हम जानते हैं V फ्रॉम द ohms लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो ये जो V1 होगा पोटेंशियल ड्रॉप ऑन फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी IR1। I सेम रहेगा, सबके लिए सेम है, R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर, V2 की वैल्यू जाएगी IR2 रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड, सिमिलरली जो V3 इसके लिए जाएगी IR3। और जो हमारे पास ये V है ये होगा टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास पूरे सर्किट के लिए है, तो जो टोटल सर्किट होगा उसमें करंट तो है I, ठीक है, और ये जो R है, R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस I से ये I फिनिश हो जाएगा, तो हमें फाइनली जो हमें मिलेगा दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये है, ये जो R है दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज के जो सम होता है, सबका नॉर्मल जो सम करते हैं जो वैल्यू होगी उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी रेजिस्टर्स हैं इन रेजिस्टर्स को हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टर है, रेजिस्टर नंबर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, जब हम तीनों रेजिस्टर्स को क्या करते हैं पैरेलल में कंबाइन करते हैं। पैरेलल का मतलब है तीनों रेजिस्टर्स का फर्स्ट पॉइंट एक जगह ऐड किया हमने इस जगह, और तीनों रेजिस्टर्स का जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो हमने इस जगह ऐड किया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास करंट जब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल I करंट दिया, तो ये जो I करंट होगा इस जंक्शन पॉइंट के आने के बाद में, इस जंक्शन पॉइंट के बाद में कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, और कुछ करंट इस ब्रांच में जाएगा, थर्ड ब्रांच में। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके यहाँ पर जो तीन रजिस्टर है, तीनों के अंदर करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया। और साथ ही ये जो हमारे पास तीनों रजिस्टर है, तीनों रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट एक जगह है, लास्ट पॉइंट एक जगह है। इसका मतलब इन तीनों रजिस्टर्स के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो दोनों वेटेज होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, पोटेंशियल अलग अलग था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज डिफरेंट बट पोटेंशियल इज सेम। तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं, तो टोटल करंट होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो करंट यहाँ से I चला है वही इन तीनों में डिवाइड हुआ, I1 यहाँ गया, I2 यहाँ गया, I3 यहाँ गया। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और I का फॉर्मूला जब ohms लॉ से फाइंड करते हैं, V इज इक्वल टू IR हमारा ohms लॉ होता है, यहाँ से हम I के लिए फाइंड करें तो I इज V अपॉन R, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास ये जो I है दिस इज टोटल करंट, टोटल करंट विल बी टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है,
I1 will be potential तीनों जगह सेम ही, वैसे भी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। सिमिलरली I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2, जो I3 है उसकी वैल्यू जाएगी V अपॉन R3। जब हम क्या करते हैं इन तीनों में से V को कॉमन लेते हैं और तो क्या हो जाएगा, इधर से V से V कट जाएगा। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब ये हुआ रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन R है, 1 अपॉन R का मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबका रेसिप्रोकल करके जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन वो आया है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वापस क्या करना है, लास्ट में रेसिप्रोकल करना पड़ता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब हम एक बार जो हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन है इनको कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है सीरीज कॉम्बिनेशन का और ये डायग्राम है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब इनको एक बार हम ओवरव्यू करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली वन पाथ फॉर द करंट। इसका मतलब करंट के लिए एक ही पाथ होता है, करंट यहाँ से गया तो करंट का एक ही पाथ है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। जबकि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मेनी पाथ फॉर द करंट, जो करंट है उसकी बहुत सारे पाथ होती है। यहाँ आने के बाद एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, थर्ड पाथ ये हो गया। ठीक है, सेकंड जो डिफरेंस है दैट इज करंट इज सेम एट ऑल द पॉइंट। जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू तीनों रेजिस्टेंस पे सेम होती है, लेकिन यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, थर्ड हमारा जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टर, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तीनों जगह पोटेंशियल वैल्यू अलग है V1 V2 V3, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तीनों रेजिस्टेंस में सेम होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है फ्लो ऑफ करंट विल स्टॉप आफ्टर ब्रेकिंग द सर्किट। अगर हम क्या करते हैं, सर्किट को इस जगह से ब्रेक कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, सर्किट को यहाँ से ब्रेक किया तो हमारे पास क्या होगा, करंट इमीडिएटली रुक जाएगा, करंट कहीं भी फ्लो नहीं होगा, पूरे सर्किट के अंदर करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इस सर्किट के अंदर हमने सर्किट को यहाँ से ब्रेक किया तो इसके बाद क्या होगा, हमारा टोटल सर्किट है, टोटल सर्किट में करंट नहीं रुकेगा, यहाँ से करंट फ्लो हुआ वो इस ब्रांच में जाएगा और इस ब्रांच में जाएगा, सिर्फ उस ब्रांच में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ करंट में फ्लो इन अनदर ब्रांच आफ्टर ब्रेकिंग द सर्किट। अगर इसमें एक जगह सर्किट का फ्लो रुक भी गया तो जो दूसरी ब्रांचेस है उसमें करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंस है, रिजल्टेंट करंट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड। जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट विल भी ऑफ कोर्स रिड्यूस होगा, दोनों अपोजिट चलते हैं। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका उल्टा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, रिजल्टेंट जो करंट है, करंट की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कारण क्या है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। लास्ट डिफरेंस क्या है, लास्ट डिफरेंस है हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज बिगर देन द बिगेस्ट वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। हमारे पास जो तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, इन तीनों रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा हमारे पास आएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू जो होगी सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और करंट की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को हमारे होम अप्लायंसेस में, होम जो सर्किट है उसमें यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका उल्टा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। जो तीन रेजिस्टेंस है उसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम हमारे पास आएगा टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो सीधी सी बात है करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हमारे जो घर के अंदर सर्किट्स हैं उसके अंदर हम प्रीफर करते हैं
पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ताकि क्या रहे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहे और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहे। तो आज के टॉपिक में हमने वेक्टर फॉर्म और साथ ही साथ हमने कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा था जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर।